नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तुम्हारे जैसा कृष्ण रहेगा ना तो कौरव महाभारत जीतेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, अपन आज क्या पढ़ेंगे? मुद्रा का मूल्य या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन मतलब मनी की जो वैल्यू है वो चेंज होते रहती है बार बार। तो वो जब चेंज होती है तो उसी को अपन लोग बोल देते क्या? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऐसे बहुत से नाम है, वो सब एक ही चीज है सब एक ही चीज। माइनर फर्क है, कुछ नेचुरली हो जाता है, कुछ तुमको करना पड़ेगा। हम एक चीज बहुत अच्छे से पढ़े थे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। और राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार। ठीक है, ये बता दिए थे। मौद्रिक नीति के ऊपर पढ़े थे क्या? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना। ये सब क्या है? मुद्रा की तरलता को, लिक्विडिटी को, मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज सरकार करती है, आरबीआई करती है। कैसे? मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो वही मनी का फ्लो का कंट्रोल अपन यहाँ पे पढ़ेंगे मुद्रा के वैल्यू में, है ना, मनी के वैल्यू में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है क्या? मुद्रास्फीति। क्या? ये बस समझ आ जाए, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। मुद्रास्फीति, छोटी की मुद्रास्फीति, इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक है, क्या है ना, ऑनलाइन है तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर चलना पड़ता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इसी को बोलते हैं मुद्रा का प्रसार। क्या? ठीक है, जिनको ये दोनों नहीं समझ आएगा वो ये आराम से समझ सकता है ना। और अच्छे से बता दूं, वो सुने हो ना, रायता फैलाना? हाँ, रायता फैलाना मतलब, हाँ, तो जब मुद्रा का रायता फैलता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। इसको अभी प्रूव कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिसमें वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसमें देनदार को हानि होती है तथा लेनदार या ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, हो गया, इसको जो बोलना था बोल दिए। ठीक है, अपन सीधा आ जाते हैं। अब देखिए भाई, सेम वही चीज, ये ओरिजिनल इकोनॉमिक्स है, प्योर इकोनॉमिक्स का टर्म्स पढ़ रहे अपन। मुद्रास्फीति, इसमें आपको दो चीज देखना है। ठीक है, क्या? एक होगा क्या? वस्तु, प्रोडक्ट की मात्रा। ठीक है, बाजार में प्रोडक्ट की मात्रा। ठीक, दूसरा बाजार में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा। ठीक है, इसमें बोल रहा है जब बाजार में कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है या कम है। ठीक है, अब मान लो बाजार में कोई वस्तु कम है। कम है तो अभी कौन सी वस्तु कम है जी? किस चीज का सीजन नहीं है? हैं? छाता भी सस्ता मिलेगा जी। ठीक है,
चलिए अभी अभी मैं बता रहा हूँ, चलिए जी, शाबाश। मैं अपना एग्जाम्पल खुद जनरेट कर सकता हूँ, सबकी इज्जत बची रहेगी। अब मान लो, ठीक है, अभी क्या है, बाजार में मान लो सोना कम है ना, बाजार में सोना गोल्ड कम है, सोना कम है, ठीक है, वस्तु की मात्रा कम है, पर उसको खरीदने वाले, क्या, खरीदने वाले ज्यादा हैं, मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, सबके पास पैसा है और सब चाहते हैं क्या, या तो जमीन में खरीदे, जमीन खरीदे या सोना खरीदे। तो इसकी मात्रा क्या है, माइनस में है, कम है, जितने लोगों को चाहिए उतना आ नहीं रहा है, पर उसके खरीदने वाले ज्यादा हैं। ज्यादा कब होंगे, जब सबके पास पैसा होगा। तुम भाई खरीदार कब चला कहलाओगे, जब तुम्हारे पास पैसा होगा, खरीदने जाओगे तब, है ना। ऐसा थोड़ी मॉल के बाहर से ड्रेस देखे और वो खरीद लिए, आंखों से तो नहीं खरीद सकते, उसके लिए जेब में पॉकेट में मनी चाहिए, ठीक है। तो जब सोना तो भैया एक लिमिटेड ही है ना अपने यहाँ, पेड़ में तो फलता नहीं है कि खेती करके तोड़ ले, वो तो हजारों करोड़ों साल बाद कहां से निकलता है, खोद के निकालते हैं। तो सोने की आवक एकदम लिमिटेड है, कम है, उसको खरीदने वाले ज्यादा है, मतलब मुद्रा क्या है, ज्यादा है, मुद्रा ज्यादा है, इसको खरीदने वाले ज्यादा है। तो अब इनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है, कि कौन खरीदेगा। समझने के लिए बता रहा हूं, अब इनमें कंपटीशन होगा कि कौन खरीदेगा। अब भाई ये चीज कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। मतलब पहले 45,000 रुपए, है ना, आपका 10 ग्राम सोना खरीद सकता था, ठीक है, 45,000 रुपए 10 ग्राम 1 तोला सोना खरीद सकता था। लेकिन अब मार्केट में पैसा ज्यादा है लेकिन सोना कम है, तो अगर अब 10 ग्राम सोना खरीदना है तो आपको 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है, 50,000 रुपए चाहिए। तो इसका परचेसिंग पावर क्या हुआ, कम हो गया, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई, घट गई, मुद्रा की वैल्यू घट गई, ठीक है। और क्या हुआ, अब उसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो मुद्रा फैल रही है, क्या हो रही है, फैल रही है, कवर करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति, मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन। जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो और चीजें कम हो तो उसको खरीदने वाले क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और जब चीज कम है खरीदने वाले ज्यादा है तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी मतलब ये 45,000 पहले 10 ग्राम सोना खरीद सकता था, लेकिन अब इस 45,000 की औकात नहीं है कि 10 ग्राम सोना खरीदे, तो इसको अब कितना बनना पड़ेगा, 50। तो इसका परचेसिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर आप 45,000 को एक यूनिट मानो तो पहले एक 45,000 में 10 ग्राम सोना आ जा रहा था, लेकिन नहीं आ रहा है। पहले इसके पास ताकत था कि ये एक 45,000 उठ के जाएगा और 10 ग्राम सोना लेके आ जाएगा, लेकिन अब इसकी ताकत नहीं है कि वो 10 ग्राम सोना लेके आए। इसी को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। मार्केट में पैसा ज्यादा है, फैल गया है मार्केट में पैसा, और मार्केट में पैसा है इसीलिए क्या है, महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है जितने खरीदने वाले हैं। एकदम सरल लैंग्वेज में समझ में आया भैया। पहले क्या है, बहुत कार सस्ती हुआ करती थी, अभी तो टैक्सेस की वजह से भी महंगे हो गए हैं, वो डजंट मैटर है, लेकिन टैक्स भी किस पे लगता है, वैल्यू पे लगता है। वैल्यू जितना बढ़ेगा टैक्स उतना बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई। टैक्स उठ के अकेले लग जाएगा क्या, टैक्स लगाने के लिए भी अपने को क्या चाहिए, एक अमाउंट चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। तुम जाते हो मिराज और खड़े होते हो, वैसे ही 18% टैक्स दे देते हो क्या, नहीं। अगर तुम 250 रुपए का टिकट लोगे तो उसका 18% लगेगा, 150 वाला लोगे तो उसका 18% लगेगा, गरीब हो गुरुवार को गए हो 50 वाला ही ले लो, उसका 18% लगेगा। तो भैया ये 18% लगने के लिए भी तो आपको एक अमाउंट चाहिए, तो टैक्स तो फिलहाल अमाउंट पे ही लगेगा, लेकिन वो अमाउंट भी तो बढ़ रहा है। एक समय में, है ना, मोटरसाइकिल आती थी 32-35 हजार रुपए की, ठीक है,
और अभी आप जाओ, एक्टिवा है 1 लाख रुपए की, है ना, क्योंकि अब सबके पास पैसा है। एक समय में वो बीएसपी एसपी वाले या वो प्रिंसिपल टाइप के जो एकदम दबंग लोग थे ना, उन्हीं लोग गाड़ी वाड़ी चलाते थे भाई। अब बुलेट तो मतलब 5-10 किलोमीटर में किसी एक जन के पास बुलेट हो गई तो हो गई, है ना, राजदूत होता था उस समय। ठीक है, तो भैया पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, सबके पास चुनिंदा लोगों के पास था, तो उन्हीं लोग खरीद लेते थे, इसलिए वो चीजें उतनी महंगी नहीं थी। अब आप देख लो, आपके यहाँ अगर मान लो कोई कचड़ा वाला भी आता है ना, तो आप उसको छोटा नहीं समझ सकते। वो अपना काम करने के बाद एकदम जबरदस्त सूट बूट मार के, है ना, वो भी बाइक में आपके बराबर ही घूमेगा, मतलब उसके पास भी उतना पैसा है कि वो बाइक खरीद लेगा। तो पहले मान लो बाइक खरीदने वाले 10 लोग थे, तो 10 रुपए का बाइक बिकता था। मार्केट में इतना पैसा आ गया, सबको पेमेंट दे रही है सरकार, है ना, अपने यहाँ एक न्यूनतम वेतन सबको मिलता ही है, उससे कम तो किसी को नहीं मिलेगा। तो भैया उसके पास भी तो पैसा आ गया, अब वो भी बाइक लेगा, तो बाइक तो अभी भी 10 है, खरीदने वाले 20 हो गए, तो मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, फैल गया है, खरीदने चीजें कम है, तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। वैल्यू मुद्रा की घट जाएगी, चीजों की बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? और दूसरे टाइप से समझ गए? ठीक। तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। ठीक है, पहले आप जब अगर आप देखेंगे तो आज भी कई चीजें ऐसी है, मतलब जो बहुत रईसी लोग खरीद पाते हैं, तो उसका जो एक वो है ना मूल्य है, वो कांस्टेंट रहेगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन कई चीजें ऐसी है जो आपके देखते देखते ही क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। लोहा, पहले लोहे की उतनी जरूरत नहीं होती थी, हर कोई घर बनाता था क्या, नहीं। पहले तो हम खुद ही रहे फट्टे वाले घर में भाई, हमारा भी पहले ऐसा था, फिर हम घर बनाए, फिर अब मोहल्ले में आप देखो हर किसी का पक्का घर है। ठीक है, घर तो बन रहा है, लेकिन लोहे का उत्पादन तो एक लिमिटेड ही हो पाएगा। उसको खरीदने के लिए पैसा मार्केट में ज्यादा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम है। तो जितना पहले मान लो 50 रुपए में 1 किलो लोहा आ जाता था, लेकिन अब 70 रुपए में भी 1 किलो लोहा नहीं आता। तो पहले 50 रुपए का इतना दम था कि वो 1 किलो लोहा खरीद ले, लेकिन अब 70 रुपए में भी इतना दम नहीं है कि वो 1 किलो लोहा खरीद ले। इसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा की परचेसिंग पावर कम हो गई और मुद्रा फैल गया, इसी को बोलते हैं मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसमें क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ती है, बता दिए। ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, जाहिर सी बात है। पहले 45,000 में इतना दम था कि 10,000 का 10 ग्राम सोना खरीद ले, अब इसका वैल्यू गिर गया, अब इसको कितना करना पड़ेगा, 50,000 होना पड़ेगा, तब ये क्या 10 ग्राम, हाँ, मुद्रा का मूल्य गिरता है भाई। ठीक है, क्योंकि जो पहले एक अमाउंट था 45,000, वो इतना पावरफुल था कि वो 10 ग्राम सोना खरीद सकता था, लेकिन अब 50,000 चाहिए, मतलब वो 45 का पावर खत्म, अब 50,000 चाहिए, आपको और ज्यादा पैसा चाहिए। जाहिर सी बात है, इसको समझने के लिए पहले आप एक आदमी, है ना, 4 बाल्टी पानी उठा के ले आ सकते थे, अब उम्र बढ़ने के साथ अब एक आदमी 4 बाल्टी नहीं ला सकता, अब 2 आदमी चाहिए, तो आपका पावर बढ़ा कि घटा, घटा। तो भैया पहले 45,000 चाहिए था, किसको, इसको खरीदने के लिए, है ना, अब 50,000 चाहिए इसको खरीदने के लिए, तो इसका वैल्यू घट गया, मुद्रा का पावर घट गया, वही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें वस्तु की उपलब्ध मात्रा की तुलना में क्या हो, वस्तु की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। वही बोला मैं, चीजें कम है, उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो भैया जो ज्यादा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो कम है उसी का वैल्यू है। ठीक है, जो ज्यादा है उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। क्लास में फर्स्ट एक ही 2 लोग आते हैं, 60% से तो 24-25 लोग पास हो जाते हैं, तो वो एक ही का वैल्यू हो जाता है ना, हाँ टॉपर है भाई, बाकी लोग हाँ तो पास हो गया होगा। तो इसमें क्या होता है, मार्केट में चीजें कम रहेंगी, ठीक, और पैसा उसको खरीदने के लिए ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब पैसा ज्यादा है मतलब सब लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो उसका क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा।
और पैसा पहले जितना पैसा उस चीज को खरीद सकता था अब उतना पैसा उस चीज को नहीं खरीद सकता। ठीक, ये भी हो गया। परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, इसमें कंटिन्यू मूल्य बढ़ता जाता है भाई धीरे धीरे, जिसमें वस्तु महंगी हो जाती है। क्या होती है? हाँ, इसमें देनदार को क्या होता है? हानि। ये बहुत पूछता है मुद्रास्फीति में। ठीक है, मुद्रास्फीति में जो कर्जा देता है ना, उसको लॉस होता है, और जो उस समय कर्जा वापस करता है उसको प्रॉफिट होता है। मैं तुमको 100 रुपए कर्जा दिया, ठीक, मैं तुमको 100 रुपए कर्जा दिया, है ना, ठीक है। उस समय 100 रुपए में 1 लीटर तेल आ जाता था, ठीक। अब मुद्रास्फीति में तुम मेरे को मेरा कर्जा वापस कर रहे हो, और आज 100 रुपए में केवल 900 ml तेल आ रहा है, मेरा नुकसान हुआ कि नहीं? तो इसमें कर्जा देने वाले को, देनदार को क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, एक वो क्रेडिटर और एक डेबिटर। हाँ, तो देने वाला जो कर्जा देता है, कर्जा मतलब जो लोन देता है, उसको लॉस होता है, ठीक है, और जो लोन वापस करता है उसको प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है। तुम मेरे को 1 लीटर तेल का पैसा मैं तुमको दिया था, लेकिन तुम मेरे को वापस कितना कर रहे हो? 900 ml का, मेरा 100 ml तो नुकसान हो गया ना। तो इसमें जो कर्जा देता है बहुत पूछता है, इसमें देनदार को हानि होती है और लेनदार को फायदा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जाता है। चलिए, कीन्स का रोजगार सिद्धांत है, वो बोलता है इन्फ्लेशन तभी आएगा, है ना। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार, आपके बुक में लिखा हुआ है ना, कीन्स, हाँ, कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार, कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कब आएगा? जब सबके पास जॉब होगा तभी। सबके पास जॉब हुआ मतलब सबके पास पैसा, सबके पास पैसा मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है। सेम वही चीज, पहले सब लोग बाइक नहीं खरीदते थे, अब हर घर में बाइक है, ठीक है। कब हुआ? जब सब पैसा कमाने लगे तब। तो यही कीन्स बोलता है, जब पूर्ण रोजगार, सब इंप्लॉयड हो जाएंगे, सबके पास काम आ जाएगा, उसके बाद क्या आता है? मुद्रास्फीति आता है। सेम यही चीज है। आज भाई आपके पास गांव में जाओगे तो मनरेगा में पैसा मिल जाता है, यहाँ छोटा मोटा काम करके हर कोई पैसा कमा ही ले रहा है, तो सबके पास कुछ ना कुछ काम है, इसीलिए अभी क्या है? महंगाई ज्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति से आशय क्या है? बढ़ती हुई कीमतों से है, ना कि एक ही बार में बढ़ी कीमत से, ठीक है। अब मान लो अभी जैसे अगर आप बोलते हो कि गेहूं महंगा हो गया, तो गेहूं क्यों महंगा हुआ है जी? क्योंकि वहां पे यूक्रेन में क्या हो गया? युद्ध हो गया, है ना। और अपन क्या, रोटी का डलिया किसको बोलते हैं? यूक्रेन को। गेहूं वही होता है, तो वो दूसरे कारण से वहां गेहूं नहीं आ पा रहे अपने यहाँ, इसलिए महंगा हुआ है। तो ये मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति कैसे होगी? धीरे धीरे कीमत बढ़ना। पहले गेहूं 30 रुपए था, फिर 35 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 50 हुआ। निरंतर कंटिन्यूअसली वृद्धि। कंटिन्यूअसली वृद्धि कब होगा? इसका प्रोडक्शन तो सेम है, लेकिन इसके खाने वाले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं तो वो भी गेहूं खरीदेंगे। खरीदेंगे मतलब मुद्रा प्रसार हो रहा है, और चीज कम है मतलब उसका मूल्य अब बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य घटेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया?
अब मान लो एक ही बार में 50 रुपए से 100 रुपए तेल हो जाता है। तेल 100 रुपए इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा गल्फ कंट्री से लड़ाई हो गया, वो अब हमको तेल नहीं देगा। ठीक है। अब जैसे बेस्ट एग्जाम्पल ये, कोरोना में गुड़ाखू हो गया था 500 रुपए डब्बा, तो वो मुद्रास्फीति नहीं है, उसकी आपूर्ति कम हो गई। ठीक है। तो अगर मान लो वो 5 रुपए से 10 रुपए, 10 से 20 ऐसे बढ़ता, तब बोलते उसको क्या है, मुद्रास्फीति। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। ठीक है। अगर भारत सरकार क्या की, नए नए नोट छाप के सबको पैसा बांट दी, है ना, सबके पास पैसा आ गया, तो ऐसे में जो मुद्रा बढ़ेगा और वैल्यू गिरेगा पैसे का, उसको बोलेंगे चलन स्फीति, है ना। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। ठीक है। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं, चलन, है ना। अपने यहाँ पैसा कौन छापता है भाई, आरबीआई। आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। क्या बोलते हैं, सरकार का बैंक। क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक, है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। ठीक है। कितने की पूंजी से, 5 करोड़ रुपए, 500 करोड़ की 5 करोड़, 5 करोड़, है ना। हमारे यहाँ पैसा कौन छापता है, आरबीआई। आरबीआई पैसा छापने के लिए क्या उपयोग करता है, न्यूनतम कोष पद्धति, जिसमें 200 करोड़ में कितना, 85 करोड़ रुपए का गोल्ड, हाँ 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 का विदेशी मुद्रा, उतना उसके पास रहेगा तभी वो नोट छापेगा। अब मान लो आरबीआई ज्यादा नोट छाप रहा है, ज्यादा नोट छाप रहा है, वो नोट बैंकों के थ्रू कहाँ हो रहा है, मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो इस तरह ज्यादा नोट छापने से मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे चलन स्फीति। ठीक है। उसके बाद उदार नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण जो पैसा बढ़ेगा उसको बोलेंगे साख स्फीति। अगर बैंकों का टास्क होता है भाई लोन बांटना, आप इतने का लोन बांटो इस साल, इतने ग्राहक बांटो, तो अगर वो लोन बांटने के लिए ब्याज दर सस्ती करती है और जबरदस्ती लोन बंटवा रही है, तो उससे भी मार्केट में क्या बढ़ेगा, पैसा, तो उसको बोलेंगे साख स्फीति। ये बस जानकारी के लिए देख लो। मतलब कैसे बोलो, अपने यहाँ नोट, हाँ न्यूनतम कोष उतना न्यूनतम होना ही चाहिए, अपने यहाँ न्यूनतम उतना कोष है, अपने यहाँ जितना नोट है ना उतने का अपने यहाँ सोना और विदेशी ऋण है, तभी उतना नोट सर्कुलेट हो रहा है ना, है ना। बस न्यूनतम 200 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं जाएगा। और जो ऊपर का छप रहा है उतने का सोना हमारे पास है, उतने का विदेशी ऋण हमारे पास है, तभी हम नोट छाप रहे हैं। आरबीआई कंटिन्यू नोट छापती है, ऐसे नहीं है। ठीक है। कुछ नोट फट गए, कुछ नोट गायब हो गए मार्केट से, तो उसको भी तो पूर्ति करना है ना। आप बैंकों में जो पुराने सड़े फटे नोट देते हो उसको क्या करते हो लोग, डिसमेंटल करके उसके बदले नया नोट लेके आते हैं। ठीक है। क्योंकि नोट भी तो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना उसका, वो खराब हो ही रहा है, तो उसके बदले नया छापते हैं। परंतु अगर मार्केट में पैसा है ही नहीं, कोई पैसा निकाल ही नहीं रहा है, तो कई बार क्या करते थे पहले कि नोट छाप देते थे और बैंक के थ्रू लोन बंटवा देते थे, है ना। लोन निकल गया या कुछ हो गया तो उससे क्या होता था, मार्केट में पैसा आता था। पर ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे करने से हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो नोटों का निर्गमन अपन एक लिमिट से ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नोटों का निर्गमन अपन नहीं कर सकते। सेम वही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक वाला हाल। ठीक है। कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। अगर बैंक लोन वोन देती है और जिससे मार्केट में पैसा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, साख स्फीति, है ना। उसके बाद वस्तु एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें क्या कहलाती है,
मांग प्रेरित स्फीति। अब मान लो कोई वस्तु है, उसका सप्लाई कम है ना, उसका सप्लाई कम है, ठीक है, पर अपन उसको क्या कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, और अपन मांग रहे हैं कि भैया तू कितने में दे दे, 200 में दे दे, 300 में दे दे। सेम ऐसी कब हुआ था, कोरोना में, है ना। 120 रुपए का आटा कितना पहुंच गया, 180 रुपए, 5 किलो का विद्याश्री। तो भैया मांग उसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो इसीलिए क्या हुआ, मुद्रा का पावर कम हो गया। उसको बोलेंगे मांग प्रेरित स्फीति, ठीक है। वस्तुओं की लागत बढ़ जाने के कारण, जब वस्तुओं की मूल्य बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लागत प्रेरित स्फीति, है ना। सेम यही होता है, आप जाओगे, है ना, अब जाओगे जैसे कोई दुकान में, बोलोगे भैया अब अभी मैं एक बुक दे के आया बाइंडिंग के लिए, पहले कराया था तो 50 रुपए लिया, है ना, अभी बोला 100 रुपए। माला अंकल 50 में तो करते थे, तो बोलता है भाई फेविकोल का दाम बढ़ गया है, कागज का दाम बढ़ गया है, ठीक है। अब उसका कॉस्टिंग ही बढ़ गया है तो वो वैल्यू क्या करेगा, अपनी चीज की बढ़ाएगा। अब चीज की वैल्यू बढ़ गई वस्तु की, मतलब मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, तो ऐसे स्फीति को क्या कहेंगे, लागत प्रेरित। हाँ, और ऐसी आप लोग जब हुज्जत कर देते हो, ये तो वहां 40 में मिल रहा है, फिर दुकानदार क्या बोलता है, ले अभी मेरे से पैसा लेके जाओ, जा मेरे लिए खरीद के ला, बोलता है ना। हाँ, तो वही लागत प्रेरित स्फीति है जी, ठीक है। इतने में मेरे को नहीं पुसा रहा है, बोलता है वो तो मैं आपको कहां से दूं, तो इसको क्या बोलते हैं, लागत प्रेरित। वैल्यू बढ़ गया किसका, वस्तु का, और मुद्रा का वैल्यू कम हो गया, ठीक है। उसके बाद वस्तुओं की उत्पादन हो गया, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन के अंतर्गत नए नोट छापे जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हिनात प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहते हैं। अब क्या होता है, कई बार पहले चलता था, ये हिनात प्रबंधन पूछता है। ये हिनात प्रबंधन मतलब जब आपको अपन क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। बजट के बारे में मैं काफी अच्छा बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना। बजट मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि अपने यहाँ क्या होगा, कितना खर्चा होगा और कितना कितना पैसा आएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ हर साल बजट बनता है ना। बजट का किसमें उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद, फिक्सी खा के आओ बेटा, ठीक है, 112 केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 202, और बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। एक तरफ लिखते हैं आय, आय मतलब इनकम, एक तरफ होता है व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये इस तरफ लिख दिए पूरा, कितना पैसा मिलेगा, इतना 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 पैसा मिलेगा, इतना 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 व्यय किए, ठीक है। अब खर्चा ज्यादा हो रहा है और पैसा कम है, हम तो भारतीय है ना, अपन हमेशा औकात से ऊंचा सोचते हैं, ये अच्छी बात है, पर जेब में भी अपन औकात से ऊंचा सोच लेते हैं, है ना। तो होता वही है कि अपनी आय कम है और खर्चा ज्यादा है। अब खर्चा करना है, पैसा है नहीं, तो सरकार क्या करेगी, नया नोट छापेगी और उस नोट को खर्चा कर देगी, समझ रहे हो। सरकार क्या करेगी, नया नोट छापेगी और उस नोट को खर्चा करेगी, तो इसी को बोलते हैं हिनार्थ प्रबंधन, नए नोट छाप के बजट के घाटे को पूरा करना। तो वही तो पहले करते थे, अब नहीं होता, पहले हो जाता था। बहुत कम करती है सरकार हिनार्थ प्रबंधन, नहीं करती है, ठीक है। टोटल आय है आपकी 90 रुपए, टोटल व्यय हो गया 100 रुपए, यहां लॉस कितना हुआ, 10 रुपए, ठीक है। तो 10 रुपए ये जो लॉस हुआ है इसको पूर्ति कैसे करेंगे, नोट छाप के, तो इसी को क्या बोलते हैं, हिनार्थ प्रबंधन। और इसके फलस्वरूप 10 रुपए नया आ गया मार्केट में, इसी को बोलेंगे क्या, हिनार्थ प्रेरित स्फीति, ठीक है। अपने यहाँ हमेशा घाटे का ही बजट बनता है ना, हमारे यहाँ आय हमेशा कम रहता है और व्यय हमेशा ज्यादा रहता है। बहुत कम देश होंगे जिसके पास क्या, व्यय कम हो आय ज्यादा हो। बहुत पहले एक बार सुना था कि कोई देश अपना कुछ, जब ऐसे ही बजट में उसके पास पैसा बच गया था तो अपने नागरिकों को कुछ अमाउंट बांटा था, हाँ, ठीक है। तो वैसे ही होता है भाई, अपने यहाँ हमेशा घाटे का ही बजट बनता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, पैसा छाप के कैसे पूरा करते हैं। ये हिनार्थ प्रबंधन पहले पहले पूछता था, हिनार्थ प्रबंधन क्या है,
जब बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नया नोट छापे, तो इसी को बोलते हैं हिनात प्रबंधन। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने से तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती, जिसे अवमूल्यन जनित स्फीति कहते हैं। ठीक है, अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन, बताया था। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन, जो हुआ था वो था विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, है ना। दोनों में घणो फर्क है। हाँ, तो बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। चलो, इन लोग का शकल देख के लग रहा है कि एक बार और बताना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है अवमूल्यन, क्या? मूल्यन, इसी को बोलते हैं डिवैल्यूएशन, है ना। एक होता है क्या? विमुद्रीकरण। ये उसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, डिनोमोराइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, डिवैल्यूएशन। ठीक है। हाँ, अभी क्या होता है देखिए, हमारा जो मनी का वैल्यू अपन किससे नापते हैं? डॉलर से। अभी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चलता है? अमेरिकन डॉलर। तो अभी अभी $1 इक्वल टू 70 से प्लस है। कितना है जी? 83। कब का रेट है? एक महीना पहले। चलो 83 रुपए 80 मान लेते हैं, ज्यादा खुद की बेइज्जती करना अच्छा नहीं होता है ना। वो ₹1 देगा और तुम्हारे यहां से कितने रुपए का सामान लेगा? 80 रुपए का। ठीक है, 80 रुपए का सामान तुम्हारे यहां से ले जाएगा। ठीक, अब उसको चाहिए गेहूं। क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। अभी वो ₹1 देगा, 80 रुपए का सामान लेगा, 80 रुपए में उसको 2 kg गेहूं भारत से मिल जाएगा। ठीक, 80 रुपए में 2 kg गेहूं पाकिस्तान भी दे रहा है और तुम्हारे गेहूं से अच्छा क्वालिटी दे रहा है, तो वो तुमसे क्यों लेगा? पाकिस्तान से लेगा। सीधी सी बात। क्या करेगा? पाकिस्तान से लेगा। गेहूं काफी अच्छा रहता है वहां का, समझ रहे हो? हाँ, वो पाकिस्तान से लेगा। बाजार जाते हैं ना अपन, ठीक है। मटर उधर भी 100 का 5 किलो, ठीक है, इधर भी 100 का 5 किलो, ठीक है। तो वो ठीक ठाक दोनों का है। अब आप पहचान के हो और आपको लेना है कितना? 10 किलो। तो उसका एक बहुत बल्क में मटर बिक भी जाएगा। तो वो बोलेगा ठीक है मैडम, 95 ही दे देना। कितना दे देना? हाँ, तो वो अपने मटर की वैल्यू क्या कर दिया? कम कर दिया। समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप कहाँ जाओगे? 95 वाले के पास। अभी आपका सरकार भी 80 रुपए में 2 किलो देगा, पाकिस्तान भी 2 किलो देगा। फिर हमारे यहाँ जो सो कॉल अर्थशास्त्री हैं वो बोलेगा कि हम अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू 10%, 10 नहीं 5% कम कर रहे हैं। किसकी? अपनी मनी की वैल्यू को 5% कम कर रहे हैं। तब यहां पे हो जाएगा ₹1 इक्वल टू 84 रुपए। नहीं समझ आया? ये तो बढ़ गया ना। तो कहां से कम हुआ? यही तो गणित है। ठीक है भाई, यहां वैल्यू बढ़ रही है, कम कहां हो रही है? वो बोल रहा है कि पहले तेरे 80 रुपए में इतना दम था कि वो मेरा $1 खरीदे, ठीक है। और हम बोले ठीक है, हमारे 80 रुपए में इतना दम है कि तू तुम्हारा $1 खरीद लेगा और तुम $1 में 2 किलो क्या ले लोगे? गेहूं ले लोगे। पाकिस्तान भी सेम रेट दे रहा है। तो हम क्या बोले कि भाई, हम बोल रहे हैं कि हम तुमको 5% अपने किसका वैल्यू गिरा रहे हैं? मनी का, है ना। तो 80 का 5% कितना होता है जी? 4 होता है ना। तो अब इसमें 4 जोड़ दिए। अब बोल रहे हैं कि ठीक है, पहले तुम 80 ले जा रहे थे हमारे से, अब तुम 1 के बदले कितना ले जाओ? 84 ले जाओ।
तो अपना वैल्यू कम हुआ ना, अपना ज्यादा चले गया ना। हाँ, तो अब 84 रुपए में उसको 2 किलो से ज्यादा गेहूं मिलेगा, कुछ ग्राम और, तो वो क्या करेगा, हमसे गेहूं लेगा। इसी को बोलते डीवैल्यूएशन। इक्यानवे में किए भी, या मुद्रा का क्या, अवमूल्यन। ठीक है, सरकार का ये गेम रहता है, ऐसे बेचते हैं हम लोग। ठीक है, अपना माल बिके, अपने पास विदेशी मुद्रा आए। कितने को नहीं समझ में आया? ठीक है, अपन जब नहीं समझ आता है तो क्या करना चाहिए, एक तरफ साइड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? हाँ, चुपचाप कोना पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो भैया जब नहीं समझ आ रहा है तो चुपचाप ये डॉलर का कोना पकड़ लो, अपनी मुद्रा को भूल जाओ। पहले इस डॉलर के बराबर था 80 रुपए, अब इस डॉलर के बराबर हो गया 84 रुपए, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। पहले ये 80 लोगों को ही खींच रहा था, अब कितने खींच रहा है? 84। हाँ, तो डॉलर स्ट्रांग हो गया और आपका क्या, पैसा हाँ कम हो गया। ठीक है, अगर बोलेगा ना कि 80 रुपए है, अब बोलेगा रुपया 5% मजबूत हुआ, तो $1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 76। हम सोचते हैं कि कभी ऐसा ये दिन आएगा कि 1 = 1 हो जाएगा। बोलते 1947 में जिस दिन हम लोग आजाद हुए थे ना, तो हाँ, तो इतना ही था, $1 और ₹1 बराबर था। और आज देख लो, है ना, ये मुश्किल से 2010-11 में ना ये 62, 60, 65, 70 भी नहीं जाता था, और अभी ये 70 से नीचे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अपनी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले उसका 1 रुपए, है ना, हमारे 1 रुपए को खींच पाता था, फिर उसका 1 रुपए हमारे 70 रुपए को खींच रहा है, मतलब हम कमजोर हैं रे, अब 70 जन जा रहे हैं। अभी और ऐसा हो गया कि उसका 1 रुपए हमारे 83 लोगों को खींच रहा है। ठीक है, तुमसे लोग सामान खरीदे, तुम्हारा मार्केट में नाम हो, तुम्हारे पास विदेशी मुद्रा आ जाए पूरा, तुम मार्केट के सर्वे सर्वा हो जाओ। ठीक है, तुम्हारे पास हर चीज के लिए लोग शकल देखे कि भैया ये है क्या, ये है क्या, ऐसा वाला। ठीक, पर हमारी अर्थव्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, वो सब पूर्ण विकसित देश है ना। अब तो मेरे ख्याल से ओवर डेवलपमेंट कंट्री हो गए होंगे उन लोग, हम तो अभी भी विकासशील में थे, पिछड़ा में आ गए हैं लगता है ना। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार जब अवमूल्यन किया जाता है और तुम्हारे देश की वस्तुएं क्या हो जाती है, सस्ती, तो वो चीजें अब फिर कहां बिकेंगी, बाहर, और तुम्हारे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है। अवमूल्यन समझ में आ गया? ठीक है, अवमूल्यन में हम लोग अपने पैसे का रेट कम करेंगे। अपना पैसे का रेट कम करेंगे मतलब हमारा ज्यादा पैसा $1 के बदले चले जाएगा। और विमुद्रीकरण में पूरे पुराने नोटों को बंद करेंगे, डब्बे में डालेंगे और तुरंत नया नोट छाप देंगे। अभी हुआ था विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक, खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, जबकि दबी मुद्रास्फीति में किया जा सकता है। फुल फ्लैश में चलेगा तो कैसे कंट्रोल करोगे भाई? किसी को बोलोगे क्या, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, तू मत खरीदना नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगा? कोई मानेगा तुम्हारी बात? नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये होता है मुद्रा स्फीति। इसका एक ही थंब रूल है, बाजार में पैसा ज्यादा है, चीजें कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, चीजें कम है। पहले पैसा जितना चीज खरीद पाता था, अब पैसा नहीं खरीद पा रहा, मतलब पैसे का पावर कम, पैसे का परचेसिंग पावर कम, पैसा और फैल रहा है। तो क्या है, यही इन्फ्लेशन है। समझ में आ गया? अब इसको कंट्रोल कैसे करते देखते हैं। उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति, प्रभाव देख लेते। उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति को लाभ होता है। क्यों नहीं होगा जी लाभ? उसका चीज ज्यादा में बिकेगा तो लाभ तो होगा ही, क्या है? तो जो प्रोडक्शन करते हैं उन लोग को क्या होगा, प्रॉफिट, और जो खरीदते हैं उन लोग को घाटा होगा। ठीक है,
ऋणी को लाभ होगा और ऋणदाता को हानि। अभी बताया, ऋणी मतलब जो कर्जा लेता है और ऋणदाता जो कर्जा देता है, तो देने वाले को हानि। ठीक है, निश्चित आय वर्ग वाले को क्या होगा, हानि, जबकि परिवर्तनशील आय वर्ग वाले को लाभ। अब भाई तुम्हारा पेमेंट फिक्स है ना, मिडिल क्लास फैमिली, इन लोग का क्या होता है, इनकम फिक्स रहता है, महीने में 40,000 आएगा, ठीक है, उसी में घर चलाना है। दाल 40 रुपए था तब भी, और दाल 100 रुपया हो गया तब भी, तो उसको तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उनका क्या होता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है उनकी भी वैल्यू बढ़ती है चीजों की और उनको पैसा मिलता है। तो जिनका इनकम फिक्स है उसको तो लॉस होगा, और जिसका इनकम बढ़ेगा या घटेगा उसको लाभ होगा। समझ में आ गया, महंगाई बढ़ेगी तो मैं ज्यादा कमाएगा भाई। ठीक है, तो यही चीज है। नहीं समझ आया आपको, इधर इधर आया, ठीक। उसके बाद सामाजिक में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती, धनी वर्ग और धनी और गरीब और गरीब। हाँ ठीक है, जाहिर सी बात है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, डीलर का कमीशन बनेगा, तो उसको क्या परेशानी है, उसको तो लाभ भी हो रहा है ना। तो पैसे वाला और पैसे वाला और गरीब और गरीब। अडानी अंबानी देख लो, ठीक है, कोरोना में हर घंटे वो कितना 3 या 4 करोड़ रुपए कमाते थे, ऐसा उससे ज्यादा 250 करोड़ रुपए कमाते थे क्या, क्योंकि उस समय कोरोना में जब सब चीज बंद था तो क्या आपका कृषि और प्लांट भी बंद था भैया, वो सेवा क्षेत्र चल रहा था। लोग क्या है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, नेट लगा रहे हैं, है ना, घर में कपिल शर्मा का पुराना शो देखना है तो नेट चालू कर रहे हैं। तो क्या हुआ था, महाभारत देखना है तो नेट से देख रहे हैं। तो उस समय काटने के लिए अपन एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, सर्विसेज को यूज किए हैं। जो पहले आपका 1 GB डेटा खत्म नहीं होता था, अब ऐसा था कि दिन में 3-4 GB खत्म कर दे रहे हैं, हो रहा था ना। तो भैया क्या होगा, धनी वर्ग और धनी और गरीब और, वो तो बेचने वाला पैसा कमा ले रहा है, लेकिन तुम तो 1 रुपया कमा नहीं रहे हो। पहले 200 का रिचार्ज महीने भर चलता था, अब 600 का रिचार्ज भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा तो पैसा खत्म हो रहा है ना। कमाने वाला कमा रहा है और खर्चा करने वाला और गरीब हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी, है ना। व्यापार संतुलन विपक्ष में मतलब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जाने लगता है। उसके बाद क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं किससे, बाहर से, उसमें अपन जितना इंपोर्ट करते जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट अपने को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे देश में महंगाई है, चीजों की पूर्ति कर नहीं पा रहे हो, तो क्या करोगे, बाहर से कार खरीदोगे। अब भाई तुम्हारे यहाँ मारुति वाला नहीं बना के दे रहे समय पे, तो तुम वोक्सवैगन ले लोगे, और वोक्सवैगन लिए तो पैसा गया बाहर, होंडा लिए तो पैसा गया बाहर, मारुति लोगे, महिंद्रा लोगे, टाटा लोगे तो पैसा देश में रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, पैसा जाने लगेगा तुम्हारा बाहर, और फिर उसके बाद अपने पैसे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, और उतना क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार कम होते जाएगा। ठीक है, तो तुम जो सोचते हो ना कि मैं विदेश से ले रहा हूं और भारत का पैसा दे रहा हूं, तो भैया तुम्हारा पैसा एक्सचेंज हो जाता है, वहां क्या जाता है, उन्हीं का पैसा जाता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा उनके देश में नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां, इसमें लिखा हुआ है हिनात प्रबंधन, बजटी घाटे को अगर मुद्रा छाप के वो करोगे तो मुद्रा बढ़ेगा। उसके बाद अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, सरकार अतिरिक्त पैसा छाप के क्या कर रही है, बैंकों के थ्रू लोन दिलवा रही है, या बैंक लोन दे रहे हैं, तो मार्केट में क्या बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद उदार ऋण एवं साख नीति, मतलब आसानी से, अभी एक चीज बताओ, जो 0% ब्याज पे कर्जा मिलता है, लोग मनमाड़े कर्जा लेते हैं। अब कर्जा लेते हैं तो मार्केट में क्या हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही देखिए, आपको जो भी लेगा ना वो होम लोन ले लेता है ना, कार लोन जल्दी नहीं लेता, क्यों, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, और पर्सनल लोन तो भूल के नहीं लेता क्योंकि उसका और ज्यादा है। ठीक है,
अब इन्हीं लोन के इंटरेस्ट को आप कम कर दोगे तो फिर आदमी क्या करेगा, जबरदस्ती लोन लेगा, है ना, और कुछ भी खर्चा करेगा, और कुछ भी खर्चा करेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, और मार्केट में पैसा बढ़ा मतलब, ठीक है। चलिए उसके बाद युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय। अब मान लो युद्ध हो गया, प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, हमारा पूरा पैसा कहाँ जा रहा है, युद्ध में। इसीलिए कोई सरकार युद्ध नहीं लड़ना चाहती, युद्ध जो जीते वो और जो हारे वो दोनों नुकसान में रहते हैं। इसीलिए तो अभी पाकिस्तान के नए कौन है पीएम, हाँ, शहबाज शरीफ, वो बोले हैं कि हम 3 बार लड़े हैं और तीनों बार हमारे देश में क्या हो गया था, भूखमरी आ गई थी, तो अब हम नहीं लड़ेंगे। आइए मोदी जी बैठ के बात करते हैं। वो बोला है भाई, ऐसा इंटरनेशनल मंच में बोला है, आइए मोदी जी बैठ के बात करें शहबाज शरीफ। नहीं तो इन लोग क्या, भैया एक चीज बताओ, ये जो इतने महंगे महंगे हथियार है फोकट में तो नहीं बनते, है ना, अब फोकट में तो बनते नहीं, अब तुम क्या सरकार बनाती है और सरकार बाहर से खरीदती है। आपको पता होगा भारत विश्व में सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, हम सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, कम हो रहा है लेकिन खरीद ही रहे हैं। हाँ, हम सबसे ज्यादा अभी बीच में इजराइल से खरीद रहे थे, ठीक है। अभी आपका जो वो आया है क्या, प्लेन का क्या नाम है जी, राफेल, और उसके बाद जो पनडुब्बियां बन रही है, उसके बाद, हाँ, पनडुब्बियां बन रही है, और उसके बाद जो आपके मिसाइल आए हैं, ये सब का कीमत आप जानोगे ना तो होश उड़ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत कॉस्टली रहता है। तो भाई हमारा पैसा तो फोकट में चले गया ना, तो युद्ध होगा तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। इसलिए कोई सरकार युद्ध करना नहीं चाहती, ठीक है। उसके बाद प्रतिगामी कर आधार नीति, है ना, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति, कठोर उद्योग नीति, ये सब कारण है जिससे पैसा आएगा। आगे देखते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, अपने काम का ये है जी। अब इसमें जो आपका पुराना ज्ञान है ना वो काम आएगा, ठीक है। प्रशुल्क मतलब ट्रेड, वो टैरिफ, टैरिफ, WTO सुने हो, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पूरे विश्व में व्यापार को नियंत्रित कौन करता है, WTO, ठीक है। इसका पहले नाम था गैट, जो 95 में बदल के क्या हो गया, WTO। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ लेना। ये पूरे विश्व में जो व्यापार होता है सभी देशों के मध्य, इसके सदस्य देश हैं, वो अगर वापस में इंटरनेशनल व्यापार करते तो उसको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। हर देश का दूसरे देश में सामान जाने पे कुछ कुछ पैसा लगता है, उसी को बोलते हैं टैरिफ और टैक्स, ठीक है। अगर टैरिफ और टैक्स ज्यादा लगेगा मतलब वैल्यू तुम्हारे यहाँ बढ़ गई, किसकी, वस्तुओं की, और फिर मुद्रा उसको उतने में खरीद नहीं पाएगी और महंगाई बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, संतुलित बजट बनाना। संतुलित बजट मतलब जिसमें घाटा ना हो, अगर घाटा होगा तो क्या करोगे, नोट छाप के बांटोगे, और नोट छाप के बांटे तो क्या बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, ठीक है। दो व्यय होते जी, एक उत्पादक व्यय होते हैं और एक होते हैं अनुत्पादक व्यय। अनुत्पादक व्यय का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है, सब्सिडी। सरकार तुमको सब्सिडी देती है, कुछ बन रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है नहीं, और वही सरकार मनरेगा में या किसी चीज में कुछ काम करवाती है और उसके बाद तुमको पैसा देती, तो कम से कम कुछ बन तो रहा है, कुछ प्रोडक्शन तो हो रहा है। तो अनुत्पादक व्यय बहुत बेकार है। सरकार जब फोकट ऐसा व्यय जिससे कुछ भी प्रोडक्शन ना हो, वो अनुत्पादक है, उससे क्या होगा, पैसा बेकार ही होगा। इसीलिए सरकार क्या करती है, उत्पादक व्यय करती है, जिससे सरकार कुछ काम भी करा ले, कुछ बन भी जाए और लोगों को पैसा मिल भी जाए। तो ऐसे ही अनुत्पादक व्यय, फोकट का पैसा बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए। ये पेंशन देना, ये सब देना, ये अनुत्पादक व्यय है। इसीलिए वृद्धा पेंशन ये सब, तो हमारा आपका बता रहा हूँ, फ्रांस का डूबने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो उसका पूरा पैसा सामाजिक व्यय में चल जाता था, है ना, लोगों को जिंदा रखने में ही पैसा खर्चा, क्यों, क्योंकि वहां औसत आयु ज्यादा है। अब आदमी 80 साल का तो कुछ करेगा नहीं, 1 रुपए कमा नहीं रहा है, लेकिन सरकार उसको जिंदा रखने में महीने में 10,000 खर्चा कर रही, तो सरकार का पूरा पैसा क्या हो रहा है, ऐसे ही खर्चा हो रहा है। भारत में जनसंख्या बढ़ेगी पर उसका हमको फायदा भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या, हमारे यहाँ 25 से लेके 40-45 तक की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ बूढ़े लोग नहीं है, हमारे यहाँ युवा वर्ग है जो कुछ ना कुछ काम करते हैं,
इसीलिए इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश। इसीलिए भारत पे मंदी नहीं आती, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ काम चलता ही है। और हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग किस पे बेस्ड हैं? एग्रीकल्चर पे। मंदी आ जाए कुछ आ जाए, खाना छोड़ोगे क्या? नहीं, खेती तो होगी ही ना, लोग तो काम करेंगे ही। तो इसीलिए अपने यहाँ मंदी बहुत आसानी से नहीं आती। जहां एग्रीकल्चर बेस्ड अमेरिका में सट से मंदी आ जाती, क्यों? पूरा सर्विस सेक्टर है, कंप्यूटर वाला काम है, कहानी खत्म। भाई कुछ विपत्ति आ गया तो जिंदा रखोगे कि कंप्यूटर से सर्विस लोगे? तो उनका सीधा सीधा नौकरी छूट जाता है, इसीलिए वहां पे मंदी आ जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो सरकार को अनुत्पादक व्यय को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील करारोपण, है ना। एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। और कैसा टैक्स है? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, है ना। भाई तुम 3 लाख कमाओगे, 3 लाख कमाओगे, सरकार तुमसे टैक्स नहीं लेगी। तुम 5 लाख कमाओगे, सरकार 10% लेगी। 10 लाख कमाओगे, है ना, 15% लेगी, है ना। 20 लाख से ऊपर कमाओगे, 30% लेगी। ठीक है, ये मैं एज्यूम करके बता रहा हूं, ये टैक्स स्लैब नहीं है, है ना। तुम 3 लाख कमा रहे थे, नहीं लिए पैसा। 5 लाख कमाए तो चलो 10 ही दे दो। 10 लाख कमाए 15 दे दो। 20 लाख कमाए 30%। जैसे जैसे तुम्हारा आय बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं प्रगतिशील कर। बेटा तुम प्रगति करोगे, हम भी प्रगति करेंगे। ठीक है, समझ गए? इससे क्या होता है? इससे हाँ, आर्थिक समानता आती है। तू जितना कमाएगा तेरे से उतना पैसा ले लूंगा। ठीक है, अब सब में 10-10% लगा दो, तो 5 लाख वाला तो गया काम से, है ना, उसको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा, इसी को बोलते हैं प्रगतिशील। इससे क्या होता है? जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा टैक्स देगा, और वो टैक्स ज्यादा देगा मतलब उसका पैसा सरकार के पास आएगा, और वो फिर सभी के लिए यूज होगा। ठीक है, समझ में आया? हमेशा पूछा जाता है आयकर कैसा कर है? प्रगतिशील कर है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, सार्वजनिक ऋण में क्या करना? वृद्धि करना। ठीक है, बचत को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में वृद्धि करोगे तो क्या होगा? मांग कम नहीं होगा, सप्लाई ज्यादा रहेगी तो चीज महंगी नहीं होगी। बचत मतलब लोगों को बोलेंगे भैया पैसा खर्चा मत करो, बचत करो, वैसे ही वो हो जाएगा। और उसके बाद एक क्या है? सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। अब भाई बड़े बड़े उद्योगों को ऋण दो, है ना, ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्शन करे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? मुद्रास्फीति को रोक सकते हो। समझ में आया? ठीक है, मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय, है ना। मौद्रिक मतलब आरबीआई क्या करेगी? ठीक है, आरबीआई क्या करेगी देखते हैं। मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मतलब ऐसा नियम बनाना कि सरकार मार्केट में नया पैसा मत लाए। अगर लाएगी तो क्या होगा? पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना, मार्केट से पैसा खींचना ताकि महंगाई कम हो। तीसरा, कठोर साख नीति अपनाना। ठीक है, साख मतलब ये बोल सकते हो कि आपके नाम से जो आपको पैसा मिलता है, ताकि आप साख मतलब मोटे तौर पे अपन वही कर सकते हैं, लिक्विडिटी साख। हाँ, साख निर्माण मतलब आपके नाम से अगर आपको कर्ज मिलता है, पैसा मिलता है, ये बोल सकते हो। तो ऐसा कि आपको ज्यादा पैसा ना मिले, ये आरबीआई करेगा। ठीक है, कुल मिला के मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, जिससे कारण क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई। और इसको रोकने के लिए वो सभी काम करना जिससे मार्केट से पैसा खींचा जाए वापस बाहर। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से समझ लिए। अब बाकी सब एक ही लाइन का है।
कितना बच गया है? चलिए, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति, ठीक है, मुद्रा संकुचन सेम उसका संकुचन, ठीक है, या अविस्फीति। क्या लिखा है? अव लिखा है ना, अप है कि अव है? अव स्फीति, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति। वो क्या था? मुद्रा प्रसार। प्रसार का मतलब एक्सप्लोर, फैलना। संकुचन का मतलब सिकुड़ना एक जगह, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, यह मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं, उत्पादन में वृद्धि तथा मुद्रा की मात्रा। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है और मूल्यों में गिरावट आती रहती है, ठीक है। अब भाई पहले वाला तो बहुत समय 1 घंटा ले लिए, है ना, तो इसको उतना बताने का जरूरत नहीं है। सब चीज को उल्टा कर दो। मार्केट में पैसा नहीं है और चीज बहुत है, तो क्या होगा? खरीदने वाला कोई नहीं है, मतलब वो औने पौने रेट में बेचेगा। औने पौने रेट में बेचा मतलब सस्ता बेचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा बेटा, मुद्रा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। सोना इसीलिए महंगा है क्योंकि आप खरीदते हो। कल कोयला खरीदना चालू करो, कोयला महंगा हो जाएगा। ये 1,00,000% बात है। ये किसी अर्थशास्त्री नहीं, मेरे गुरु ने बोला था, बेटा सब उसी को चाहते हैं। तुम कल काला कोयला पहन के घूमो और पूरी दुनिया कोयला पहनना चालू कर दे, सोना कोई नहीं पूछेगा। तुम खरीदते हो इसीलिए महंगा है, ठीक है, सीधी सी बात। तो भाई पहले पुराने एग्जाम्पल में देखते हैं, है ना, क्या इसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन वो बिक नहीं रहा है, ठीक है, और लोगों के पास पैसा भी कम है, तो खरीदने की भी इच्छा अब नहीं है। तो क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा और वस्तु का मूल्य घटेगा, सेम उल्टा, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, एकदम बस छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अपन मेला मंडई में जाते हैं, जाते हैं। अभी आसपास मड़ई है कहीं? कब है? कौन से गांव में? नारदी में 27 को। कपड़ा बड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा। अब नारदी में अपन गए, मड़ई था तो। अब मड़ई में क्या बिकता है? मस्त समोसा और आलू गुंडा, छोटा छोटा वाला 10 का 3, 20 का 3 वाला खूब बिकता है। अब जैसे ही आप मड़ई में इंटर करोगे, है ना, और मड़ई भराते रहेगा, है ना, ठीक है, मड़ई भराते रहेगा, मंडई भराते रहेगा। तो चलो थोड़ा छत्तीसगढ़ में आ जाते। कहाँ का मड़ई प्रसिद्ध है जी? नारायणपुर। नारायणपुर का मड़ई बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और मांझी मेला कहाँ लगता है? राजिम में। कब से चालू होता है? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, बहुत पूछता है, ठीक है। हाँ हाँ, शंकर भगवान वाला जितना रहेगा सब जगह मांझी मेला लगता है, ठीक है। तो अब अपन मड़ई में गए, पास के गांव में। अब मड़ई भरा रहा है, तो भाई साहब एकदम फुल फ्लैश में देख लिया कि बहुत ग्राहक है ना, और सब खरीदना चाहते हैं। बहुत ग्राहक है, सब खरीदना चाहते हैं। अभी बच्चे लोग आएंगे, बच्चे लोग तो ज्यादा देर रहते नहीं, शुरू शुरू में रहते हैं, जब एक राउंड घुमा के ले आओ उसके बाद उनको घर छोड़ दो। अब बच्चे लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब भीड़ है। भीड़ है मतलब पैसा है, पैसा है मतलब पैसे की वैल्यू कम होगी, समोसे की वैल्यू अब बढ़ जाएगी। तो वो भाई बेचेगा 10 का 3 समोसा 8 बजे तक, क्योंकि लोग कूद कूद के आएंगे, कूद कूद के खाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये पहली कंडीशन समझाने के लिए। शुरू शुरू में अपन घुसते हैं जब, तो कितना महंगा रहता है हर चीज। वो बना रहा है, बिक रहा है, बना रहा है, बिक रहा है, नहीं 10 का 3 ही आएगा भाई। कल तो 4 देख गिरे, कल बाजार रही से आज मड़ई है, आज अलग दिन है, बोल दिया 8 बजे तक 10 का 3 समोसा। अब वो इसी फ्लो में बना तो लिया कि 10 बजे के बाद क्या है, प्रोग्राम भी चालू होगा, है ना, छत्तीसगढ़िया नाचा आचा भी होगा, तो मैं तो रात भर बेचूंगा 10 का 3, है ना। अब उसके बाद बच्चे लोग घर चल गए और जो पूरा भीड़ था वो डाइवर्ट हो गया किसी और तरफ, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो दूसरे तरफ। अब समोसे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अब समोसे को खरीदने वाले लोग नहीं है और समोसे में पैसा घुसाने वाले लोग भी नहीं है, पर समोसा ज्यादा है
तो ये 8 बजे के बाद आएगा अपनी औकात में 10 का 4। ये थी मुद्रा स्फीति। ये क्या थी? और ये क्या हो गया? संकुचन। यहां 10 का औकात था कि वो सिर्फ 3 समोसा खरीद पा रहा है, 10 का पावर था, और यहां 10 का पावर हो गया है 4 समोसा। ठीक है, अब इसी के बाद और 9:30 बजने दो, वो 10 का 5 भी होगा। ठीक है, और इसके बाद जब ये बंद होने वाला रहेगा तो कोई एक आदमी आएगा और बोलेगा 60 समोसा है, ले भाई 100 रुपया दे दे और पूरा ले जा। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि फेंकना ही है उसको, है ना। तो जब पैसा ज्यादा रहेगा, खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे, सामान कम रहेगा तो स्फीति, और जब पैसा कम रहेगा, सामान ज्यादा रहेगा और खरीदने वाले कम रहेंगे तो संकुचन। इसमें मुद्रा का मूल्य कम होगा, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, नहीं समझ आया? आया? ठीक, तो ये हो गया मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन। ठीक, चलिए देखते हैं इस पे। यह मुद्रा स्फीति की ठीक विपरीत अवस्था होती है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटता है। घट गया समोसे का वैल्यू, 10 पे 3 जा रहा था, अब 10 पे 4 जा रहा है ना। 10 बजे के बाद 100 रुपए में 60 ठोक चले जाता है। ठीक है, हमेशा देखना मड़ई वड़ई में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो बाद में ही जाते हैं, है ना, ताकि 100 का 60 तो नहीं, 10 का 5 मिल ही जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के 2 लक्षण हो सकते हैं। पहला, उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में अधिक होती है। ठीक है, अपन सामान इतना बना ले रहे हैं और खरीदने वाले कम है, तो एक समय क्या होगा, इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि वो बिकेगा ही नहीं, और उसको क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें उत्पादन ज्यादा होगा, उसके मुकाबले मार्केट में पैसा कम आएगा। और स्फीति में क्या होता था, उत्पादन कम होता था, उसके मुकाबले मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है। दूसरा, मूल्यों में गिरावट आती रहनी। क्या होता है, मूल्यों में गिरावट आते रहना। अब कंटिन्यू वो चीजें सस्ती होती जाएगी, सस्ती होती जाएगी। ठीक है, और एक समय बाद वो चीजें बंद हो जाएगी। ठीक, नहीं, कुछ अच्छा ही चीज ले लेते हैं। अब मान लो पहले, हाँ मैं फोन में आता है, टीवी में ही आ जाते हैं। अब टीवी में भी छोड़ दो, अपन किस में आ जाते हैं, अपन कंप्यूटर में ही आ जाते हैं, डेस्कटॉप में, है ना। पहले असेंबल वाला डेस्कटॉप जब मैं खरीदा था तो वो था 25,000 रुपए का। ठीक है, अब उसके कंपेयर में लैपटॉप, फोन्स, पाम टॉप, वो टैबलेट, दुनियादारी आ गया, तो अब असेंबल वाला कोई उतना खरीदता नहीं है। ठीक है, तो फिर वो हुआ 15,000। ठीक है, अभी 12,000 में भी आप लोग ऑनलाइन जो पेपर दिलाने जाते हो ना, वो 12-13,000 का भी सिस्टम नहीं होगा। हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके मूल्य में गिरावट आते जाती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुद्रा का क्या हो गया, वैल्यू बढ़ रहा है और वस्तु का वैल्यू कम हो रहा है। बहुत देर से बचाने की सोच रहा था, चलो अब बता ही देता हूं। पहले क्या रहता है, मंदी। मंदी मतलब रिसेशन। मंदी है मतलब अर्थव्यवस्था रुक गई। अर्थव्यवस्था में ब्रेक लग जाना क्या कहलाता है, मंदी। मतलब कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो भी नहीं बिक रहा है, कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है। अब मंदी, सबका नौकरी छूट गया, सब गरीब सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, बड़ा बुरा हाल हो गया। कैसे करे, कैसे करे, मंदी है, उद्योग धंधे बंद, लोगों का काम छूटना चालू। अब लोगों का काम छूटना चालू तो वो जो पैसा कमा के कहीं और खरीदते थे वो भी बंद, तो उनका काम छूटना चालू, वो कहीं और खरीदते थे उनका काम छूटना चालू। मंदी आ गई। अब मंदी आएगी तो सरकार क्या करेगी, कोशिश करेगी क्या हो, ये चल पड़े, जो रुका हुआ पहिया है अर्थव्यवस्था को, क्या हो, घूमने लगे। घूमने लगे तो घूमने लगे तो उसको क्या करेगी, टोचन देगी। टोचन मतलब खींचना, है ना। जब एक गाड़ी खराब हो जाती है तो दूसरी गाड़ी आती है, उसको रस्सी से बांध के खींचती है ना, या पीछे से धक्का दो तो टोचन देगी सरकार। तो सरकार इसके लिए क्या करेगी, सबसे पहले सामाजिक व्यय बढ़ा देगी, है ना। सामाजिक व्यय मतलब ये भवन बनाना, ये नदी बनाना, ये पुल बनाना, इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा। ऐसा क्या, अब लोगों को काम मिला
उसके बाद क्या करेगी, उद्योगों के लिए लोन सस्ते कर देगी, सस्ते कर देगी। अब उन लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, ठीक है। अब उन लोग लोन लेंगे तो काम चालू होगा, और इधर लोगों को काम देगी, जिससे उनके पास क्या है, पैसा है। पैसा है तो उन लोग क्या करेंगे, बनी हुई चीजों को खरीदेंगे, खरीदेंगे, फिर धीरे से क्या होगा, पहिया घूमना चालू होगा। अब पहिया घूमना चालू हुआ, है ना। अब मान लो लोहा उद्योग है, लोहा उद्योग का पहिया घुमाना है, तो सरकार पहले मनरेगा में काम वाम देके सबको थोड़ा बहुत पैसा देने की कोशिश करेगी। उसके बाद लोन सस्ते कर देगी, ताकि आदमी क्या ले, लोन ले और घर बनाए। अब घर बनाएगा तो क्या करेगा, वो लोहा खरीदेगा। अब लोहा बिका तो लोहा वाले लोग जिनको कुछ जरूरत होगी वो कुछ और खरीदेंगे, वो उद्योग चल पड़ा। वो लोग कुछ और खरीदेंगे, वो उद्योग चल पड़ा। सीमेंट उद्योग चल पड़ा, गिट्टी चल पड़ा, ईटा चल पड़ा। अब धीरे धीरे पूरा क्या हो रहा है, फ्लो बन रहा है, फ्लो बन रहा है। अभी भी सरकार क्या है, लोन सस्ता की हुई है, फ्लो बन रहा है, फ्लो बन रहा है। एक समय ऐसे आएगा कि मंदी गायब हो जाएगी और अर्थव्यवस्था बैलेंस हो जाएगी। अब सरकार सोचेगी मैं इसको रोकूं, ये तो ट्रेन है, रोकते रोकते 1 किलोमीटर चल जाएगा। अब उसको कंट्रोल करने के चक्कर में वो धीरे धीरे रोकने की कोशिश करेगी, तब तक मार्केट में इतना पैसा आ जाएगा कि मुद्रा स्फीति आ जाएगी और बहुत क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक है, मंदी था, मंदी को अपन लोग धक्का दिए, धक्का अपन देते ना, जो गाड़ी बंद हो जाती है धक्का देते, जैसी चालू होती फुल तेज भागती है, सेम वही काम। अब धक्का दिए, भागी तो ऐसी भागी कि रुक नहीं रही है, तो क्या होगा, फुल महंगाई आ जाएगी। मंदी था, सरकार थोड़ा सा एक्सेलरेशन की, अब वो चल पड़ा तो क्या है, लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि अब वो रुक नहीं रहा। अब आ गया मंदी की जगह क्या आ गया, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, तेजी आ गई। अब तेजी को रोक रहे हैं तो क्या करेगी सरकार, धीरे से लोन महंगे कर देगी, है ना। अनुत्पादक व्ययों के खर्चे बंद, फोकट में पैसा बांटना बंद। अब धीरे धीरे लोगों के पास पैसा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और जो महंगी चीज खरीदना चाह रहे थे उसको अब नहीं खरीदेंगे। पहले 10 लोग नहीं खरीदेंगे, फिर 20 लोग नहीं खरीदेंगे, फिर 50 लोग नहीं खरीदेंगे, वो महंगी चीज बनना बंद। वहां जो काम कर रहे थे उनका काम गया, वो वहां कहीं और पैसा खर्चे तक करते थे वो नहीं करेंगे, वो भी उद्योग बंद। और इसी तरह धीरे धीरे रुकते रुकते फिर क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। तो ये पूरा सर्कल होता है 15 से 20 साल का। हर 15 से 20 साल में मंदी आएगा और हर 15 से 20 साल में तेजी भी आएगा। ये सर्कल चलता ही है और ये अर्थव्यवस्था ऐसी ही रहनी चाहिए। ये अर्थव्यवस्था चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो अब मान लो ये मुद्रास्फीति पढ़ लिए, अब क्या आ गया, मुद्रा संकुचन। ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा संकुचन में निम्न परिस्थितियां दिखती है। पहला, मौद्रिक आय यथावत तथा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, मार्केट से पैसा हटाना चाहती, मान लो तो लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, लेकिन उत्पादन अभी भी उतने फुल फ्लैश में, उत्पादन बढ़ गया और पैसा कम हो गया, ठीक है। दूसरा, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परंतु मौद्रिक आय में कमी अधिक हो और उत्पादन में कम, ठीक है। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अधिक हो, मौद्रिक आय में कम। उत्पादन यथावत रहे परंतु मौद्रिक आय घट जाए जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। इसमें किसी को समझाना है, कुल मिला के बोल रहा है। ये बोलता है इधर मुद्रा है, इधर मुद्रा है, इधर उत्पादन है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें एक ही थंब रूल है, उत्पादन बढ़ेगा मुद्रा कम रहेगी, तभी क्या होगा, चीजें सस्ती होगी, खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा। अब ये बोल रहा है उत्पादन तो बढ़ेगा और मौद्रिक आय घटेगी। बोल रहा है उत्पादन भी बढ़ेगा और मौद्रिक आय भी बढ़ेगा, पर ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, ठीक है। ये बोल रहा है दोनों घटेगा, दोनों घटेगा, तो ये कम घटेगा, ये बहुत जल्दी घटेगा। कुल मिला के इसको अपने को ज्यादा रखना है, तब मुद्रा संकुचन होगा। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय, मौद्रिक उपाय। सीधी सी बात है, मार्केट में क्या छोड़ेंगे, पैसा छोड़ेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं मुद्रा का अधिक निर्गमन। पहले वाले में क्या था, पैसे को खींच रहे थे ताकि अपन कंट्रोल कर सके, इसमें क्या करेंगे, पैसे को छोड़ेंगे, जा मार्केट में पैसा जा और मार्केट को
चला, जा कबूतर जा। ठीक है, चलिए उसके बाद साख मुद्रा का विस्तार, लोन वोन देना चालू कर देंगे। राजकोषीय उपाय, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सरकार कुछ ना कुछ काम करवाएगी ताकि लोगों के पास क्या है, पैसा है। उसके बाद करारोपण में कमी, टैक्स कम कर देगी ताकि आपका पैसा ज्यादा आपके पास ही रहे, सरकार के पास ना जाए। ठीक है, आर्थिक सहायता एवं अनुदान, मतलब देगी पैसा, लो भाई ऋण ले लो, कुछ और कर लो, है ना। उसके बाद ऋणों का भुगतान, है ना, लोन माफ करना, दुनियादारी। उसके बाद अन्य उपाय, निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी, मतलब हम ज्यादा बेचेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। ठीक, उसके बाद पूर्ति पर नियंत्रण, मार्केट में इतना भी चीज मत आने दो कि उसकी वैल्यू ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, ये हो गया। मुद्रा अविस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त कर बेरोजगारी को बढ़ाती, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय होकर मंदी में फंस जाती है। समझ में आ गया। धीरे धीरे ये जो बना है वो बिकना कम हो जाएगा और एक समय आएगा कि बिकना बंद ही हो जाएगा। अब बंद हुआ मतलब अर्थव्यवस्था खत्म। अब सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, तो समझ में आ गया। मुद्रा क्या, अविस्फीति, या इसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा संकुचन, है ना। इसमें पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब 10 रुपए कम से कम 7-8 समोसा भी खरीद लेगा। अगर ऐसा है भैया ले लो, कैसे भी बराबर बराबर में ले लो, जितना लागत लगा है उतने में ही ले लो। ठीक है, 10 का 10 उसमें नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया में जितना मैं सुना था सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है पता है, चना मुर्रा का बिजनेस। उसमें पूरा 100% प्रॉफिट रहता है। हाँ, चना मुर्रा में, चना मुर्रा बना के बेचोगे, 10 रुपए का अगर है बेच लगा रहे हो तो आराम से उतना उससे डबल टिबल प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, तो ऐसा है भाई, सही बोल रहा हूँ। 10 रुपए का इतना सा मुर्रा देता है और 10 रुपए में कितना मुर्रा मिलता है। हाँ, तो वही चीज है, ट्राई कर सकते हो। एमबीए चाय वाले देखे हो ना। हाँ, ठीक है, ये हो गया। और पढ़ने जाना है, जाना है। कितना बज गया जी? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल।